A1 जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है डच। इससे पहले हमने पुर्तगालियों का आगमन देखा था तथा हमने समझा था कि वास्को डी गामा के द्वारा किस प्रकार भारत आगमन होता है, क्या उनके उद्देश्य होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुर्तगालियों के बाद भारत में जो आगमन होता है वह आगमन होता है डचों का होता है। तो सर्वप्रथम डचों के बारे में क्या याद रख सकते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे डच जो आगमन करता थे, जो भारत में आते हैं, वह कहाँ के निवासी थे। तो हम ध्यान रखेंगे वह नीदरलैंड या हॉलैंड। वह कहाँ के निवासी थे, तो हम कह सकते हैं नीदरलैंड और हॉलैंड के हम कह सकते हैं निवासी थे। लेकिन हमें बात ये ध्यान देनी है कि जब वह भारत में व्यापार के लिए आए तो ऐसा था कि वह अन्य देशों पर भी व्यापार कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं था। तो हम कह सकते हैं कि जो डच आक्रमण का यानी कि जो व्यापारी थे, इन्होंने भारत को व्यापार का केंद्र बनाया। लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि वह इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे। वह कहाँ व्यापार करते थे, तो हम कह सकते हैं इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर भारत में उन्होंने किस प्रकार इनकी व्यापार का आगमन किया, तो हम कह सकते हैं कि डचों की जो अपनी फैक्ट्री थी, डच कहाँ के निवासी थे, तो हम कह सकते हैं ईस्ट नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। दूसरी बात क्या हुआ कि 1596 की बात थी। 1596 में कॉर्नेलियस डे हिस्टमान, एक व्यक्ति होता है कॉर्नेलियस डे हिस्टमान के द्वारा एक दल भारत आता है। कॉर्नेलियस डे हिस्टमान के द्वारा एक दल भारत आता है। दल को भेजा किसने था, तो हम कह सकते हैं डचों की कंपनी थी। किसने भेजा था, तो हम कह सकते हैं डचों की कंपनी थी जो 1602 में स्थापित हुई थी। 1602 में स्थापित हुई थी। डच कंपनी इनकी जो 1602 से उसने कार्य करना प्रारंभ किया था, तो उसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। दूसरी बात हम कह सकते हैं जो इनकी अपनी कंपनी थी, इस कंपनी को दूसरा नाम भी दिया गया था, बेरी निगदेदा ओस्ट कहा जाता था। बेरी निगदेदा ओस्ट भी इसे कहा जाता था। तो सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे कि डच कहाँ के निवासी थे, तो हम ध्यान रखेंगे डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। आगे चलकर क्या हुआ कि जब पुर्तगालियों ने भारत पर आक्रमण किया तो डचों के द्वारा भी कहा गया कि हम भी भारत पर व्यापार करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के द्वारा हम कह सकते हैं कि 1596 की बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को भेजा जाता है डे हिस्टमान, कॉर्नेलियस डे हिस्टमान से कहा गया कि आप जाइए भारत जाइए और भारत से व्यापार करिए। तो हम कह सकते हैं 1596 में एक दल आता है, कॉर्नेलियस डे हिस्टमान के नेतृत्व में आता है। जब ये दल आया तो इस कंपनी के द्वारा कहा गया कि हम आपको 17 सदस्य दे सकते हैं। कहा गया, क्या कहा जाता है, तो इन्होंने के द्वारा कहा गया कि हम आपको 17 सदस्य दे सकते हैं। और यह जो 17 सदस्य होंगे वह क्या करेंगे, तो 17 सदस्य के द्वारा इनसे कहा जाता है 17 सदस्य दे दिए जाएंगे, प्लस एक बोर्ड दे दिया जाएगा तथा 65 लाख गिल्डर की राशि। तो हम कहा जाता है कि जब डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव हुआ था, उसमें कहा गया कि हम इनको इनके 21 वर्षों के लिए, हम कह सकते हैं 21 वर्षों की आज़ादी मिली डचों को 21 वर्षों की आज़ादी मिली। उनसे कहा गया, जो डच संसद थी उसने कहा इनकी नीदरलैंड हॉलैंड के द्वारा कि हम आपको 21 वर्षों की आज़ादी दे सकते हैं और 21 वर्षों में
आपको भारत से व्यापार करना होगा तो कहा गया कि 17 सदस्य दे सकते हैं एक बोर्ड, एक 65 लाख गिल्डर। और कहा जाता है कि इनके जो सदस्य थे महत्वाकांक्षी और साहसी थे। इनके जो सदस्य थे डच संसद के और महत्वाकांक्षी और साहसी थे, काफ़ी योग्य थे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं इनका भारत आगमन होता है। अब बात ये की जाती है कि इनकी जो कार्य करने वाले जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो हम कह सकते हैं कंपनी के जो निदेशकों को क्या कहा जाता था, निदेशकों को कहा जाता था भद्रजन। कंपनी में जो कार्य करने वाले निदेशकों को क्या कहा जाता था, तो भद्रजन कहा जाता था। जबकि डचों की जो फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले लोग थे, जो डचों की फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले लोग थे, उन्हें फैक्टर कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। तो क्या हुआ कि जब डच संसद के द्वारा 21 वर्ष की आज़ादी मिली कॉर्नेलियस डेस्टमान को, तो हम कह सकते हैं इसने आते ही क्या किया, तो आते ही हम कह सकते हैं इसने कार्य क्या किया कि पुर्तगालियों को 1605 में हरा दिया। क्योंकि पुर्तगाली भारत में पहले आए थे, तो हम कह सकते हैं 1605 में ये मुख्य काम था डचों के द्वारा हम कह सकते हैं पुर्तगालियों को हरा दिया गया। पुर्तगालियों को हरा दिया गया और पुर्तगालियों से एक जो क्षेत्र था अम्बायना, एक क्षेत्र अम्बायना को किसने लिया था, तो हम कह सकते हैं डचों ने अपने हाथ में ले लिया था। जब इन्होंने ये क्षेत्र को जीता तो हम कह सकते हैं इन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया और 1605 में ही इनके द्वारा पहली फैक्ट्री 1605 में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोल दी जाती है, तो हम ध्यान रखेंगे मसूलीपट्टनम में। इनकी हम ध्यान रख सकते हैं कहाँ खोली जाती है, मसूलीपट्टनम में खोली जाती है, इनकी आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री खोली जाती है और किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में खोली जाती है, तो बॉदर हैंग एक व्यक्ति था, इसके द्वारा डचों ने पहली फैक्ट्री खोल दी थी। और 1605 में ही डचों ने पुर्तगालियों को हरा के अम्बायना क्षेत्र को ले लिया और 1605 में ही इन्होंने फैक्ट्री खोली कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। और किस व्यक्ति के द्वारा खोली जाती है, तो बॉदर हैंग के द्वारा खोली जाती है। जबकि इसके बाद इनकी फैक्ट्रियों को देखा जाएगा तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो डचों की जो फैक्ट्री जो नेक्स्ट जो फैक्ट्री थी 1627 में, तो हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली में हम कह सकते हैं इनकी फैक्ट्री 1627 में खोली जाती है। जबकि ध्यान रखेंगे 1632 की बात ध्यान रखेंगे तो 1632 में इन्होंने जो फैक्ट्री खोली वह खोली पटना में। वह कहाँ खोली, पटना में खोली। जबकि 1653 में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, तो हम कह सकते हैं चिनसुरा में। इन्होंने फैक्ट्री कहाँ पर खोली, चिनसुरा, यानी कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री खोल दी थी। तो सर्वप्रथम हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि डचों की पहली फैक्ट्री कब खोली जाती है, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली जाती है। जबकि 1627 की बात की जाएगी तो बंगाल में पीपली, पश्चिम बंगाल में हुगली नामक स्थान पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। और 1632 में इन्होंने पटना में फैक्ट्री खोल दी और 1653 में चिनसुरा में इन्होंने फैक्ट्री को खोल दिया था। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि डचों ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया, तो हम कह सकते हैं कि 1605 में डचों ने इनकी पुर्तगालियों को हराया और एक क्षेत्र था जिसका नाम था अम्बायना को भी इनके द्वारा इनकी जीत लिया जाता है डचों के द्वारा। आगे चलकर इनकी डचों ने क्या किया, तो हम कह सकते हैं 1619 की बात थी। 1619 की बात थी और 1619 में डचों ने क्या किया कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, तो इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता को इनकी जीत लिया था, जकार्ता को जीत लिया था। और जब जकार्ता को जीता तो इन्होंने बैटेविया नामक नगर भी बसाई। बैटेविया नामक नगर भी हम कह सकते हैं वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो डचों के द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि हम ध्यान रख सकते हैं 1641 में इनकी मलक्का, 1641 में हम कह सकते हैं डचों के द्वारा मलक्का तथा इनकी 1658 में सीलोन, 1658 में हम कह सकते हैं कि डचों के द्वारा सीलोन पर भी अधिकार कर लिया जाता है। तो डचों की अगर बात की जाती है, जिस रूम में इनकी कॉर्नेलियस डेस्टमान भारत आता है तथा उसने कुछ समय बाद ही इतना इनकी बढ़ चढ़कर इनकी भाग लिया तथा उन्होंने कई क्षेत्र जीत लिए थे तथा भारत में कई जगहों पर इनकी फैक्ट्रियां भी डचों के द्वारा स्थापित कर दी जाती हैं। तो इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि इनकी जो प्रमुख फैक्ट्रियाँ थीं, प्रमुख फैक्ट्रियों की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे प्रमुख फैक्ट्रियाँ कौन सी थी, तो गुजरात में कोरोमंडल तट इनकी फैक्ट्री थी। गुजरात में कोरोमंडल तट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा
आदि की बात की जाती है तो इनके द्वारा इनकी फैक्ट्री खोली जाती हैं। जबकि अगर बात की जाती है कारखाने इन्होंने कहाँ पर स्थापित किए थे, तो हम कह सकते हैं बिमलीपट्टम, मसूलीपट्टम, कराईकल, माहे, बालासोर आदि हम कह सकते हैं। आदि इनके द्वारा इनकी फैक्ट्री की बात की जाएगी या कारखाने की बात की जाएगी तो इनके द्वारा यहाँ पर खोल दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि इनकी नीदरलैंड, हॉलैंड से डच इनकी व्यापारी भी भारत आते हैं। लेकिन जब इनका आगमन हुआ तो शीघ्र ही हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशों का भी आगमन हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशों को पता चला कि डच व्यापारी इनकी जो भारत से व्यापार कर रहे हैं तो ब्रिटिशों ने कहा कि हम भी व्यापार करेंगे। और अब जो ब्रिटिश व्यापारी आते तो उन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम अपने रास्ते से डचों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि डचों और अंग्रेज़ों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं जो बेदरा का युद्ध होता है 1759 को होता है। बेदरा के युद्ध की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं बेदरा का जो युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध कब होता है, तो बेदरा का युद्ध 1759 में होता है। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के द्वारा डचों को हरा दिया गया। इसी युद्ध के द्वारा हम कह सकते हैं डचों को हरा दिया गया था और अंग्रेज़ों ने क्षेत्रों को अधीन कर लिया था। दूसरी बात हम ये ध्यान रख सकते हैं कि 1759 में जब इन्होंने इनकी डचों को पराजित किया तो लेकिन कहा जाता है कि डच यहाँ से 1745 में चले जाते हैं। 1795 में हम ध्यान रखेंगे कि 1795 में डच यहाँ से चले जाते हैं और 1759 में हम कह सकते हैं डचों को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया जाता है। अब डचों के बारे में एक बात बोली जाती है कि डचों के बारे में कहा जाता है कि जो डच व्यापारी थे उनका उद्देश्य मात्र इनकी था भारत से व्यापार करना, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। और कहा जाता है कि इन्होंने राजनीति में कोई भी योगदान नहीं दिया था, क्योंकि हम कह सकते हैं डच भारत से तो व्यापार कर ही रहे थे लेकिन उन्होंने दूसरा जो केंद्र बनाया था वो इंडोनेशिया को बनाया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार तो इंडोनेशिया से भी चल रहा है और भारत को है बी ऑप्शन के रूप में इनकी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो जिस वजह से हमने देखा कि यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई बढ़ावा नहीं दिया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब अंग्रेजों द्वारा डचों को हरा दिया जाता है 1759 में, तो इसके बाद 1795 में डच यहाँ से चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह इनकी डचों का मुख्य योगदान रहता है, पुर्तगालियों के बाद इनका क्या क्या योगदान रहा तथा बेदरा के युद्ध में किस प्रकार इनकी पराजित होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।